Hello viewers. In this video we will discuss about president और इसी के साथ हम वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर को भी कवर करेंगे बट इस वीडियो में हम सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में जानने वाले हैं। कल हमने प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कवर करा था, राइट। सो उसी में हमने प्रेसिडेंट के बहुत से फंक्शंस के बारे में, डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स के बारे में बात करी थी। आज हम थोड़ा और डीपली प्रेसिडेंट को समझने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रेसिडेंट, जैसे कि मैंने कल बात करी थी कि पीएम को बहुत से टाइटल्स दिए जाते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव का रियल हेड होते हैं पीएम, राइट। ट्यूटुलर हेड होते हैं एंड डी फैक्टो, ये सारे कुछ टाइटल्स पीएम को दिए गए हैं। उसी तरह से मैंने आपसे कहा था कि मैं जब आपको प्रेसिडेंट कवर करवाऊंगी तब ये भी बताऊंगी कि प्रेसिडेंट को कौन कौन से टाइटल्स दिए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट को सेरेमोनियल हेड कहा जाता है, राइट। इनके सिग्नेचर का ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, ये एग्जीक्यूटिव के हेड नहीं होते, राइट। सो इनको सेरेमोनियल हेड कहा जाता है एंड डिजूर का टाइटल दिया गया है इन्हें एंड ऑब्वियसली कि इनके सिग्नेचर का, जैसे कि मैंने बताया, पावर ज़्यादा होता है, ठीक है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि हम पढ़ रहे हैं या अभी पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में। इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो, यदि हम कंपैरिजन करें यूके से, तो यूके के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझते हैं, राइट। सो इंडिया इज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने बोरो किया है इस प्रोविज़न को यूके से ही, राइट। सो होना तो दोनों सेम ही चाहिए, बट थोड़ा सा यार डिफर क्या होता है, थोड़ा अलग क्या है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है, ठीक है, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्ट या तो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं या तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, बट इलेक्टेड होते हैं, राइट। सो हम प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन करवाते हैं या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो हेड ऑफ द स्टेट है दैट इज़ चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन, राइट। बट यहाँ डिफरेंस की बात यह है कि यूके में जो प्रेसिडेंट होते हैं, यूके मतलब कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं क्या प्रेसिडेंट? सोचो सोचो सोचो, होता है क्या? नहीं, नहीं होता है प्रेसिडेंट वहाँ में। तो क्या होता है? तो यूके में मोनार्कियल सिस्टम चलता है, मतलब कि ये हेड जो होता है स्टेट का मतलब तो स्टेट के हेड जो होते हैं वो मोनार्कियल बेसिस पर चुने जाते हैं। मतलब उनका जो पद है वो हेरिडिटरी बेसिस पर है, मतलब राजा का बेटा राजा। इसलिए आपने किंग और क्वीन के बारे में सुना होगा। यूके के जो हेड होते हैं वो क्वीन होते हैं या फिर किंग होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में भी जब ब्रिटिश आए तो किंग या क्वीन के जस्ट परमिशन से वो आते थे, राइट। प्रिंस का या फिर क्वीन का या फिर किंग का कुछ जस्ट आदेश आता था तो वो उसे फॉलो करते थे। तो ये था क्या, ये मैं क्या लिंक कर रही हूँ, ये यूके के जो हेड ऑफ द स्टेट है उनका जो पद होता है वो इलेक्टेड बाय पीपल नहीं होता है, बट हमारे कंट्री में हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय पीपल है, राइट। नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, ठीक है। तो यूके में मोनार्कियल सिस्टम चलता है, वो पद जो होता है वो हेरिडिटरी होता है। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, बट जो हेड ऑफ द स्टेट है वो मोनार्कियल बेसिक है। और यही हमारे इंडिया में अलग है, इसको डिफरेंट बनाता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म सेम तो है जो यूके में है, बट हमारे देश में प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होते हैं, राइट। सो दिस इज़ अ कॉमन डिफरेंस। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के रिलेटेड इन्फो के ऊपर में। सबसे पहला है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आर्टिकल नंबर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 52 से लेकर
62 तक प्रेसिडेंट को डील करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहने का मतलब कि इनके सिग्नेचर का ज़्यादा वैल्यू होता है। एंड ये बेसिकली क्या होता है, एड एंड एडवाइस ऑफ COM मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके साथ में PM भी आ जाता है। तो PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस पर ही वो काम करते हैं, ठीक है। साथ ही ये गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा को बनाए रखने का काम प्रेसिडेंट का होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये कमांडर इन चीफ होता है, मतलब कि हमारी तीनों बॉडीज़, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, ये तीनों के चीफ कमांडर होते हैं, राइट। सो ये हमने अभी इंट्रो जाना प्रेसिडेंट के बारे में, उनके कुछ फीचर्स के बारे में जाना, इंपॉर्टेंट वन के बारे में जाना। नाउ मूव्स टू कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ये किस आर्टिकल में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आर्टिकल नंबर 54 एंड आर्टिकल नंबर 55, ठीक है। अब ये जो प्रोसीजर होता है ना प्रेसिडेंट को चुनने का, उसको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। तो ये कॉलेज मतलब कोई स्कूल कॉलेज वाला से आप रिलेट मत करो इसे। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्रेसिडेंट को चुना जाता है, राइट। तो प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू चुने जाते हैं। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है कि इलेक्शन प्रेसिडेंट का जो करवाया जाता है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। गौर करने वाली बात है इलेक्टेड मेंबर कि जो इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल। सो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दो हाउस होता है, ठीक है, पार्लियामेंट का। एंड पार्लियामेंट फॉर्म होता है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट से मिलकर, राइट। ये मैंने थोड़ा एडिशनल यहाँ पर ऐड कर दिया। सो नाउ कम टू पॉइंट कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों ही मेंबर्स इलेक्शन में पार्ट लेंगे प्रेसिडेंट के, लेकिन वो इलेक्टेड होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, स्टेट के भी जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, राइट। अब स्टेट में जब हम आए हैं तो स्टेट को थोड़ा समझ लेते हैं कि स्टेट में भी दो बॉडीज़ होती है, ठीक है। जैसे सेंटर में दो हाउसेज है, लोकसभा राज्यसभा, उस तरह से स्टेट में भी दो हाउसेज होती है, हाउस जस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। विधानसभा एंड विधान परिषद। विधानसभा जो होती है वो जैसे लोकसभा होता है, जस्ट सिमिलर टू विधानसभा। हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं हम उसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों के प्रतिनिधित्व डायरेक्टली चुन कर जाते हैं। एंड विधानसभा इज इक्वल टू राज्यसभा, सेंटर के राज्यसभा की तरह। क्यों? क्योंकि ये जो हाउस होता है वो इनडायरेक्टली यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द अपर हाउस, ठीक है। जो बहुत सारे सब्जेक्ट में, जैसे कि हम जानते हैं ना, राज्यसभा में 12 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पीपल्स जो होते हैं वो राज्यसभा में होते हैं। और स्टेट में उसी तरह से विधान परिषद जो होता है उसको फॉर्म ही किया जाता है कि यदि स्टेट एक जैसे हमारे इंडिया में क्या है कि सारे स्टेट में विधानसभा है बट सारे स्टेट में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। सो 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो मैं खुद को एक बार अपडेट कर लूँगी, वैसे आप भी अपडेट कर लेना इफ़ आई एम रॉन्ग तो। सो अब यहाँ पर टॉपिक पर आते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आउट ऑफ द बता दिया कि स्टेट असेंबली जब आई तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा, स्टेट का जो विधानसभा होता है उसके भी इलेक्टेड मेंबर ही पार्ट लेंगे। और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूटी, ठीक है, 2 यूटी, एक यूटी में पहला दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी। क्यों? क्योंकि पुडुचेरी एंड दिल्ली, इन दोनों यूटीज़ में अपना लेजिस्लेचर है,
ठीक है। तो इन दोनों में विधानसभा है, इसलिए ये दो भी पार्ट लेते हैं किसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। सो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, मतलब कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेने वाले कौन कौन इंक्लूड होते हैं, उसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस, लोकसभा प्लस राज्यसभा, प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब स्टेट के विधानसभा लेते हैं, और साथ में यूटी, दो यूटी, दैट इज दिल्ली एंड पुदुचेरी। वाई? बिकॉज इनका अपना लेजिस्लेचर है, तो ये भी पार्ट लेते हैं। तो ये सारे पार्ट लेकर प्रेसिडेंट का इलेक्शन जस्ट करवाते हैं एंड प्रेसिडेंट को जस्ट इलेक्ट करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर इस प्रोसेस में हमने कहीं भी नहीं देखा कि कॉमन पीपल का पार्टिसिपेशन है। सो कॉमन पीपल नहीं पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में। दैट इज़ वाई वी कॉल कि इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का वो इनडायरेक्टली होता है। डायरेक्टली कब कहते हैं, जब पीपल के थ्रू डायरेक्ट हो, जैसे कि हम पीएम के लिए डायरेक्ट पीएम का जो चुनाव होता है, राइट, लोकसभा का जो चुनाव होता है, नॉट पीएम, हम बोले कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा में क्या होता है, पीएम डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स होते हैं लोकसभा के। उस तरह से विधानसभा में भी होता है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए मैं कभी डिस्टिंग्विश करते हुए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एंड विधान परिषद को क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होती है समझने में। तो आई विल क्लैरिफाई दैट। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। अभी थोड़ा सा जस्ट मिक्सअप ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया। ना वोटिंग सिस्टम की बात कर ले तो प्रेसिडेंट का जो वोटिंग सिस्टम होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि ईच वोटर्स जो भी होंगे वो वोट कैरी करेंगे, वैल्यू डिटरमाइंड बाय पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। मतलब कि जैसे अमेरिका में क्या होता है ना, अमेरिका में टोटल 50 स्टेट है और साथ में आकर उन्होंने फॉर्म करा है कंट्री, राइट। सो जस्ट क्या है कि सारे स्टेट से दो दो मेंबर फिक्स होते हैं कि उनका रिप्रेजेंट होना ही है। बट इंडिया में क्या है कि जो भी स्टेट साइज में या पॉपुलेशन में, मेनली पॉपुलेशन में ज़्यादा है, जैसे कि हम यूपी ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, उत्तर प्रदेश ले लें, इन सब में हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स है ना लोकसभा के लिए ज़्यादा होते हैं। बट जो छोटे स्टेट है जैसे कि सिक्किम, गोवा, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स कम होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टू सीट को एलोकेट किया गया है। तो ये एक ड्रॉबैक या फिर हम एक अलग कह सकते हैं कि जो अमेरिका के सिस्टम से हमारे सिस्टम को थोड़ा अलग करता है। सो यही है कि पॉपुलेशन के बेसिक पर पार्ट लिया जाता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के। ठीक है। अब हम एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो ये आर्टिकल नंबर 58 में बात करी गई है। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 ईयर्स का एज होना चाहिए, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के एटलीस्ट वो क्वालिफाई हो सके इलेक्शन में, मतलब क्वालिफाई फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के मेंबर होने के जस्ट वो क्वालिफाई हो सके, या वही बात हुआ। देन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि किसी भी लाभ के पद पर या प्रॉफिट के पद पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट खुद में एक बहुत बड़ा पद होता है, तो और किसी भी अलग पोस्ट पर वो ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी बात करती है, राइट। नाउ टर्म और रिमूवल की यदि हम बात करें तो टर्म टोटल वही 5 ईयर होते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ दी जो हमारे इंडिया में होते हैं सारे के टर्म वो 5 ईयर्स ही होते हैं, और ये आर्टिकल नंबर 56 में लिखी हुई है टर्म के बारे में। और एलिजिबिलिटी, ये एलिजिबल होता है री इलेक्शन के लिए भी। री इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अमेरिका में क्या होता है, 2 टर्म तक ही कोई भी पर्सन खड़ा हो सकता है, ठीक है, 2 बार। बट इंडिया में री इलेक्शन हो सकता है, एक पर्सन जितने भी टाइम जस्ट आ सकते हैं, प्रेसिडेंट के पद पर खड़े हो सकते हैं। ठीक है। नाउ मूव टू रिमूवल
जिसको कि इम्पीचमेंट कहते हैं, राइट। सो प्रेसिडेंट में मोस्ट दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो कैसे इलेक्शन होता है, इलेक्शन के प्रोसेस को इलेक्टोरल प्रोसेस कहते हैं और कौन कौन से मेंबर पार्ट लेते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ कि प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जाता है। तो प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसीजर है दैट इज़ कॉल्ड इम्पीचमेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट कहते हैं, मतलब महाभियोग हिंदी में। आर्टिकल नंबर 61, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके लिए क्या होता है कि कैसे हटाया जाएगा, तो हम एक एक करके समझते हैं कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए प्रक्रिया प्रोसेस होता क्या है। तो पहले तो रेजोल्यूशन लाया जाता है 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउस, मतलब लोकसभा और राज्यसभा यदि दोनों हाउस से 2/3 मेजोरिटी आ जाए, ठीक है, दोनों हाउस 2/3 मेजोरिटी पास कर दे, तो प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है बाय द इम्पीचमेंट, ठीक है। अब इम्पीचमेंट का प्रोसेस जैसे कि हम समझ रहे हैं, तो प्रोसेस कैन इनिशिएटेड इन इधर हाउसेस, मतलब या तो लोकसभा में भी लाया जा सकता है या तो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। इम्पीचमेंट का मतलब महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी हाउस में जस्ट लाई जा सकती है कि इस बात को छेड़ी जा सकती है कि प्रेसिडेंट को हटाना है, राइट। लेकिन उससे पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को खुद को प्रूव करने के लिए, ठीक है। 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल इन्वेस्टिगेशन हम ये जान ही चुके हैं यहाँ पर। देन अपॉर्चुनिटी फॉर डिफेंस, उनको अपना प्रूफ करने के लिए डिफेंस का टाइम दिया जाता है प्रॉपर साक्ष्य और सबूत के साथ, कि वो आप खुद को जस्ट इनोसेंट प्रूफ करें, ठीक है। ऐसा क्यों करा गया है इतना जस्ट 2/3 मेजोरिटी और ये सब, क्योंकि प्रेसिडेंट का पोस्ट खुद में बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत गरिमामयी होता है। एंड कोई भी पर्सन यदि इस पोस्ट में होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ भी इनकरप्ट वर्क में नहीं होगा, और यदि पाया जाता है तो फिर उसके लिए तो है इम्पीचमेंट। बट इतना हार्ड क्यों बनाया गया है इस प्रोसेस को कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़े, क्योंकि कभी भी पॉलिटिकल फंक्शनिंग में हाँ ऐसा हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने इंटरेस्ट के लिए प्रेसिडेंट को जस्ट हटाने की साजिश करे, या बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंडाज हो सकते हैं। इसीलिए इसको थोड़ा सा हार्ड बनाया गया है ताकि ईजिली प्रेसिडेंट को हटाया ना जा सके, राइट। सो अब हम समझ लेते हैं कि जो इनिशिएटिव होता है वो नोटिस साइंड बाय 1/4 ऑफ टोटल, जैसे कि अभी हमने समझा कि इनिशिएटिव किसी भी हाउस के थ्रू लाया जा सकता है। बट कैसे लाया जाएगा, एक मेंबर होगा और वो कहेगा कि प्रेसिडेंट को हटा देना चाहिए, और प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जाएगा, प्रेसिडेंट को हटाने का कुछ तो शर्त होना चाहिए। तो या तो वो कुछ काम सही से नहीं कर रहे हैं, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब चल रहे हैं, राइट, या तो अपनी फंक्शनिंग को अच्छे से समझ नहीं रहे हैं। तो तब ये सब देखते हुए प्रेसिडेंट के लिए महाभियोग या इम्पीचमेंट लाया जाता है। बट कैसे कौन करेंगे इसको इनिशिएट, तो क्या एक मेंबर से हो जाएगा, तो नहीं। इसके लिए चाहिए क्या, 1/4 ऑफ टोटल मेंबर, जितने भी मेंबर प्रेजेंट है उसमें 1/4 मेंबर ऑफ हाउस का साइन चाहिए, तब जाकर इनिशिएटिव स्टार्ट होगा, और किसी भी हाउस में हो सकता है, राइट। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखने की है ना, कि जैसे हमने अभी समझा था ना कि जब इलेक्टोरल कॉलेज होता है तो प्रेसिडेंट को चुनने के लिए इलेक्टेड मेंबर लोकसभा राज्यसभा और इलेक्टेड मेंबर स्टेट विधानसभा से होते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर लोगों के थ्रू चुने जाते हैं। 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड भी तो होता है राज्यसभा में, क्या वो पार्ट नहीं लेते इलेक्टोरल में, तो नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही तो इलेक्टेड होते हैं ना, इसलिए नहीं लेते। बट इम्पीचमेंट में वो 12 मेंबर भी पार्ट लेते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी चाहिए ना दोनों हाउसेस से, तब जाके इम्पीचमेंट को पास करा जा सकता है, दैट इज़ वाई लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट खुद में बन जाता है, ठीक है। नाउ मूव वीटो पावर्स की तरफ, कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से वीटो पावर्स है। तो सबसे पहला होता है हम अभी वीटो पावर के टाइप्स को जानेंगे। पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है एंड एब्सोल्यूट वीटो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, एज पर माई नॉलेज नहीं है, बट आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना। सो एब्सोल्यूट वीटो जो होता है उसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट किसी भी बिल को रिफ्यूज़ कर सकता है,
राइट। एंड बिल डज नॉट कम लॉ, मतलब जस्ट कोई भी बिल प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट उसे मना कर सकते हैं, राइट। सो ये होता है एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा होता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है, सस्पेंस मतलब थोड़ा जस्ट छिपा के रखना है या बचा के रखना है या बाद में हम कुछ करेंगे, ऐसा होता है, राइट। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि ये रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट बिल को भेज देता है, ठीक है। बट रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट भेज तो देगा, ठीक है, दोनों हाउसेस से यदि फिर से बिल आ गई प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट बिना कुछ भी कहे प्रेसिडेंट को उस पर अपना कंसेंट देना ही पड़ेगा, राइट। मतलब एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकती है, दूसरी बार यदि फिर से वो बिल आ जाए बिना कंसिडरेशन के भी यदि आ जाए, तो भी प्रेसिडेंट को कंसेंट अपना या साइन अपना करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट ये एक्सेप्शन होता है मनी बिल पर। वाई? क्योंकि जैसे आई थिंक मैंने आपको समझाया था कि मनी बिल प्रेसिडेंट के प्रायर कंसिडरेशन पर ही लाया जाता है, प्रेसिडेंट से पहले ही पूछ के लाया जाता है, इसीलिए सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल प्रेसिडेंट मनी बिल में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मनी बिल प्रायर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट पर ही लाया जाता है। नाउ मूव टू पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब होता है नो टाइम बाउंड, मतलब कि प्रेसिडेंट के पास कोई भी बिल गया वो उसे अपने पॉकेट में डाल लेगी, और कब उस पर डिसीजन देना है ये कुछ फिक्स नहीं होता, ठीक है, नो टाइम बाउंड। लेकिन यूएसए में ये टाइम बाउंड होता है, यूएसए में जो पॉकेट वीटो होता है उस पर टाइम बाउंड होता है, बट इंडिया में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो पॉकेट वीटो का यूज़ ज्ञानी जैल सिंह ने करा था पोस्टल बिल के लिए, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ वीटो पावर्स। वीटो पावर्स कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। अभी तक हमने टाइप्स की बात कर ली, तो ऑर्डिनरी बिल्स में वीटो पावर लगाया जा सकता है, मनी बिल में नहीं लगाया जा सकता है। हमने अभी समझा ना, मनी बिल आर्टिकल 110 नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि प्रायर कंसिडरेशन ऑफ प्राइम प्रेसिडेंट के प्रायर कंसिडरेशन पर लाया जाता है। और क्या होगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर वीटो पावर प्रेसिडेंट लगा सकती है? तो नहीं लगा सकती है। वाई? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368 इस पर प्रेसिडेंट नहीं लगा सकती है, क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी, जब स्पेशल मेजॉरिटी हो तभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स किए जा सकते हैं, राइट। जैसे कि अभी हमने देखा ना प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में 2/3 मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी हुई। सो उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए 2/3 की, ठीक है। ये भी एक रीज़न बन जाता है कि इस पर भी वीटो पावर नहीं लगा सकती प्रेसिडेंट। नाउ इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ वीटो यूजेस में हम देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ करा गया है। अच्छा, एब्सोल्यूट वीटो यूज़ हुआ है, मतलब मैंने जो आपको अभी समझाया कि नहीं हुआ है, बट हुआ है एब्सोल्यूट वीटो का यूज़। कहाँ पर हुआ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यूज़ करा था पेप्सू बिल पर, मतलब उन्होंने जस्ट एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ करा है पेप्सू बिल्स पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। पॉकेट वीटो का तो अभी हमने देख ही लिया कि ज्ञानी जैल सिंह ने यूज़ करा था पोस्टल बिल्स के लिए, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि हुआ है, मतलब एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ इंडिया में हुआ है। ना हम कुछ प्रोविजंस, मतलब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है उनकी बात कर लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला तो आर्टिकल 52 कि इंडिया में प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 52 बात करता है। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर की बात करता है प्रेसिडेंट के। 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। 55 इलेक्शन मैनर, अभी हमने देखा ना इलेक्शन मैनर, इलेक्टोरल कॉलेज कैसे होगा, तो 55 56 मैनर की बात करता है इलेक्शन के। 56 वही मैनर या टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। 57 में एलिजिबिलिटी है। 58 क्वालिफिकेशन। 59 कंडीशन की बात करता है, ठीक है। सो जो मैंने यहाँ पर टिक लगाए हुए हैं वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी आप एक बार देख लेना। नाउ अब इधर है आर्टिकल नंबर 60, तो 60 प्रेसिडेंट के ओथ से रिलेटेड है। 61 इम्पीचमेंट से रिलेटेड है, जो भी हमने पढ़ा। 62 जो होता है वो टाइम होल्डिंग इलेक्शन
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इधर वाले हैं वो है 72 पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की, क्षमादान की शक्तियाँ अभी हम पढ़ेंगे। 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस पर प्रेसिडेंट काम करेंगे, दैट इज़ इन आर्टिकल नंबर 74। 75 अपॉइंटमेंट, 75 क्या है कि प्रेसिडेंट पीएम और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का अपॉइंटमेंट करते हैं। 76 अटॉर्नी जनरल के बारे में है। एंड 1 2 3 द मोस्ट वन इज इम्पॉर्टेंट वन इज कि ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट आर्टिकल 1 2 3 के तहत ला सकते हैं, मतलब अध्यादेश इमरजेंसी के टाइम में या कभी भी वो सेशन बुला सकते हैं। तो ये उनके पास राइट होता है, राइट। नाउ अब हम पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में जानने वाले हैं कि पार्डनिंग पावर मतलब समाधान की शक्तियाँ प्रेसिडेंट के पास क्या क्या होती है। प्रेसिडेंट किन किन मैटर्स पर माफ़ी दे सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 72 में मेंशन है। सो किस किस टाइप का प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है। तो पार्डन कम्प्लीटली एब्सोल्युटली ऑफेंसर, मतलब जो भी गुनहगार होता है उनके लिए ये पार्डन पावर है प्रेसिडेंट के पास। पहला तो होता है पार्डन, राइट। अच्छा वही मैंने पढ़ा। सो पार्डन मतलब कि कंप्लीटली ऑफेंसर को माफ़ी दे दी जाएगी। किसी ने कोई भी सज़ा करा हो, किया हो, प्रेसिडेंट यदि उसे पार्डन कर दे तो उसकी सारी गलती माफ़ कर दी जाएगी। दूसरा होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है कि जो भी सज़ा हुई है, जैसे मान लेते हैं उम्र कैद की सज़ा हुई है तो उम्र कैद की सज़ा का टाइम कम कर दिया गया, 5 साल, 10 साल, 15 साल। तो ये थोड़ा लाइटर कर दिया जाता है पनिशमेंट को, ठीक है, उसको कम्यूटेशन कहते हैं। रिमिशन मतलब होता है ड्यूरेशन को कम कर देना। ये ज़्यादा सुटेबल इसमें बैठेगा, है ना, कि 10 साल 5 साल को 2 साल 3 साल कर दिया गया, ये ड्यूरेशन को कम करना रिमिशन हो गया। रिस्पाइट किसके कहते हैं? स्पेशल सर्कमस्टांसेस में पनिशमेंट को थोड़ा रिड्यूस कर देना। जैसे कोई विमेन है, प्रेग्नेंट है, तो उस टाइम में प्रेसिडेंट पार्डन पावर यूज़ करके उसे रिस्पाइट दे सकते हैं। रिप्राइव क्या होता है? ये टेम्प्रेरी स्टे लगा देना होता है कि मान लेते हैं डेथ स्टेटमेंट किसी को दे दिया गया है लेकिन अभी भी जो उसकी छानबीन है वो पूरी तरीके से हुई नहीं है या ऐसा पता चल रहा है कि ये इंसान बेगुनाह हो सकता है, तो उस पर कुछ टाइम के लिए स्टे लगा दिया जाता है। तो टेम्प्रेरी स्टे के लिए रिप्राइव प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होता है। तो ये कुछ पार्डनिंग पावर्स प्रेसिडेंट के पास होता है जो प्रेसिडेंट को खुद में बहुत यूनिक बनाता है। एज अ वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, सिग्नेचर का पावर होता है, बट ये पावर्स उनको थोड़ा और स्पेशल बनाती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर्स होती है, राइट। नाउ मूव टू जुडिशियल पावर। तो जुडिशियल पावर में वही हमने देख लिया है कि जस्ट जो भी पार्डनिंग पावर्स है प्रेसिडेंट का वही सारा इसमें आएगा। एंड ग्रांटिंग पार्डन। सो ग्रांटिंग पार्डन में कि प्रेसिडेंट किस किस को माफ़ी दे सकते हैं, है ना। तो यूनियन लॉ के जितने भी ऑफेंसेस होंगे उनको दे सकते हैं। कोर्ट मार्शल मतलब मिलिट्री ऑफेंसेस में भी पार्डन दे सकते हैं एंड डेथ सेंटेंस में भी दे सकते हैं, राइट। अब इमरजेंसी पावर की हम बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल पार्ट 18 इमरजेंसी पावर की बात करता है। एंड प्रेसिडेंट 3 इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं, जैसे नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में है, प्रेसिडेंट रूल 356 में, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में। तो ये इमरजेंसी प्रोविज़न प्रेसिडेंट के हाथों में होती है। कल जैसे हमने पीएम में समझा था ना कि इंदिरा गांधी ने फ़खरुद्दीन अली अहमद को इन्फ्लुएंस करके इमरजेंसी लगा दिया पूरे देश में 1975 में। तो इंदिरा गांधी नहीं लगा सकती, है ना। इंदिरा गांधी ने इन्फ्लुएंस किया था बिकॉज वो प्राइम मिनिस्टर थी और इमरजेंसी का पावर प्रेसिडेंट के पास होता है, ठीक है। नाउ फाइनेंशियल पावर। सो फाइनेंशियल पावर में मनी बिल हम समझ ही चुके हैं कि प्रायर रिकमेंडेशन पर ही लाया जाता है प्रेसिडेंट के, दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 110। बजट पर भी प्रेसिडेंट अपना प्रेसिडेंट का जस्ट मत होता है। देन कंटेंजेंसी फंड मतलब कि किसको क्या पैसा एलोकेट करना है, कहाँ से पैसा सबको मिलेगा, वो भी पावर फाइनेंशियल पावर प्रेसिडेंट के हाथों में होता है, मेंशन इन आर्टिकल 267। अब हम लेजिस्लेचर पावर की बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट सम्मन करते हैं सेशंस को,
राइट, पार्लियामेंट के सेशंस को सम्मन करते हैं, दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 85। जो भी मैं ब्रैकेट में आर्टिकल्स लिखी हुई हूँ ना, तो उसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे आर्टिकल 85 भी इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट सेशन को कब समन करते हैं, किस आर्टिकल में, तो दैट इज 85 आर्टिकल। कंसेंट टू बिल, बिल पर कंसेंट दे सकते हैं आर्टिकल 111 में। स्पेशल एड्रेस कर सकते हैं, एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर तो उनके पास होता ही है, आर्टिकल 123 ये मैं बता चुकी हूँ। तो ये वीडियो पूरा का पूरा प्रेसिडेंट के ऊपर में था मोस्टली। सो प्रेसिडेंट के पास कौन से स्पेशल पावर्स है जो उनको अलग बनाती है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, उनको यदि हटाना है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्डोनिंग पावर देख लिया हमने, देन वीटो पावर्स उनके पास क्या क्या होती हैं, एंड फाइनेंशियल पावर, ये इमरजेंसी पावर। तो कहने का तो प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, बट सेरिमोनियल हेड है, बट ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी पावर भी हैं, बट ऐसे बहुत सारे पावर्स हैं जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट को एक यूनिक आइडेंटिटी देती है। और वैसे भी प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन होते हैं, राइट। सो होप सो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप ने बहुत इन्जॉय करा होगा ये सारा जस्ट नॉलेज एक्वायर करने में। थैंक यू एंड बाय बाय।